बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अभी आपने मनाज़र देखे तुर्की की फ़ौजी बगावत को नाकाम बनाए जाने के आज 4 साल मुकम्मल हुए। ये वो तस्वीर हैं जो 4 साल पहले इस्तांबुल और अंकारा की सड़कों का मंजर था। आखिर क्या वजूहात थीं कि तुर्की के अवाम रजब तैयब एर्दोगान के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल कर उन्होंने उस बगावत को नाकाम बना दिया। आज भी पूरे तुर्की के अंदर यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है और उस दिन की याद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में बड़े जलसे और रैलियाँ की जा रही हैं जिससे सदर रजब तैयब एर्दोगान भी खिताब करेंगे। आज हमारा पहला मौजू यही होगा। बाकी हम दूसरे एक इंडिया के हवाले से एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है कि राम की जन्म भूमि क्या है। नेपाल के वज़ीर आज़म ने एक नया इंकशाफ किया है जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। उस पर भी बात करेंगे और जिक्र करेंगे आखिर में कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम दरामद करने के हवाले से इशारा दिया है और ये कहा है कि उस पर सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि गंदम पैदा करने वाले मुल्क की गंदम आखिर गई कहाँ, इस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज एक अहम वजाहत हम आपसे करना चाहते हैं कि कल के प्रोग्राम के अंदर एक हम भारत और ईरान के ताल्लुकात को जब डिस्कस कर रहे थे तो भारतीय टीवी जो उसके ऊपर चीखो पुकार कर रहा था उसके मनाजिर हमने अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए और उसी मंजर में से एक जो मंजर था वो नक्शा था जिसमें वो अपने हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा दिखाया जो जाहिर है हमारे उस नक्शे के मुताबिक नहीं है, जो सरीहन गलत है और ये सहमन गलती हमारी, हम उसको तस्लीम करते हैं और हम इस बात पर माफ़ी भी मांगते हैं अपने नाजरीन से जिनकी दिल आज़ारी हुई है। ज़ाहिर है वो इंडिया की फुटेज थी, हमें उसको ब्लर कर देना चाहिए था। और ये साहब कल की गलती के हवाले से देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरा प्रोग्राम इंडिया के खिलाफ था। हाँ, पूरा प्रोग्राम जो है इंडिया की डिफीट के खिलाफ था। हमें खुशी मना रहे थे कि इंडिया जो है उसको कान से पकड़ के ईरान से भी निकाल दिया गया। हाँ। उसकी सारी से तो उसके अंदर अगर एक चीज चल गई है तो खैर उसके बाद हम माजद खां हैं, सच्ची बात है कि बुरा लगता है उसका नक्शा जो है। लेकिन एक बात याद रखें कि नक्शे जो है ना वो बादफा इसलिए भी देखने चाहिए कि नसीम जादी का एक फिक्रा है कि जुग्राफिये के टेढ़े नकूश नोके तलवार से सीधा करेंगे और इंशाल्लाह ये सीधे और इंशाल्लाह मोमन के हाथ में तलवार है और इंडिया के जो नक्शे हैं वो जो नए बनने वाले वो उसको भी इंशाल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बशारतें दी हुई हैं और वो कुछ चोरी नहीं वो दिन भी दूर नहीं है। हिंद का दिन भी दूर नहीं है। जो भारत उसको अपने अंदर शामिल दिखाता है वो हकीकत में तो पाकिस्तान है और खुद एक कश्मीरी जो है वो तो कहता है कि मैं पाकिस्तान का और खुद सैयद अली गिलानी और तमाम कश्मीरी इंडिया का नक्शा दिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा कभी। असल में तो दिल पाकिस्तानी है और इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ये साहब तुर्की देखें, मैं इससे पहले कि हम अपने मेहमान को ले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है टर्की की इसमें मैं बताना चाहता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तुर्की जो है ये एक 1923 के बाद एक ख़ास अपना डिज़ाइन के तहत इसको एक सेकुलर रियासत बनाया गया था कमाल अतातुर्क में। और ये वाहिद दुनिया की महबूब तरीन जमहूरियत थी यूरोप की और अमेरिका की कि जिसके अंदर फ़ौज का रोल था। यानी फ़ौज जो चाहेगी करेगी, फ़ौज जो चाहे कराएगी और ऑब्वियस रोल था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रोल। सही बात। जिसको चाहते थे उसको उठा के ले आते थे, जिसको चाहते थे उसको गिरा देते थे, सब कुछ किया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वर दिया था और वो था नॉन पॉलिटिकल इस्लाम का। इस्लाम नॉन पॉलिटिकल नहीं है, इस्लाम तो चैलेंज करता है ना। मक्के के अंदर तमाम बुतों को, तमाम खुदाओं को, तमाम रस्म रवाज को, रस्म रवाज तोड़ना को आसान काम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था। तो वो इस्लाम जो था नॉन पॉलिटिकल इस्लाम वो था फतेह अली गोलन का क्या जी वहां पर राम सूफी से भी आप उसकी पढ़े ना कभी नूर सरमदी जो उसकी किताब है। अच्छा, उन्होंने वो सारे के सारे स्कूल खोले, पाक तुर्क स्कूल ये है वो कि दुनिया से बना के रखो अपने इस्लाम, रोजा नमाज। जो इकबाल कहता है ना कि मुल्ला को जो मस्जिद में है सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। लेकिन जबकि इस्लाम ताहूत से मुकाबले की ताकत थी तो उनके एक लॉबी बिल्ट हुई थी इस सारे। अर्दगान का मामला यह है कि नजमुद्दीन अर्दगान की हुकूमत से जिस वक्त उन्होंने उसको ख़त्म किया तो ज़्यादा ओपन लोग थे तो अर्दगान ने एक रास्ता निकाला कि हम कैसे आगे आ सकते हैं। तो अर्दगान की हुकूमत को जब उन्होंने ख़तरा महसूस किया तो वो आर्मी जिसको उन्होंने इतने अरसे से पाला हुआ था कि तुमने सेकुलर उसकी तहफ़्फ़ुज़ करनी है और वो नॉन पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग उनके साथ मिल गए, वो उनके साथ मिल गए और उन्होंने फतेह गोलन के जो है उनके साथ मिलकर उनको लोगों ने उन्होंने जो है वो अपना कू को डिज़ाइन किया।
इस coup के फौरन बाद में टर्की पहुंचा हूं, और वो जो उन्होंने फतेहुल्लाह गुलन का जो इस्तांबुल का दफ्तर है ना, जो उनकी बहुत बड़ी तंजीम थी जिसमें पाक तुर्क स्कूल और जो सारा बहुत कुछ टीवी चैनल, अखबारात, बहुत बड़ा ग्रुप। उस तंजीम के अंदर उन्होंने फिर विजिट करवाया मुझे। अच्छा, उस्मान साहब वो बिल्डिंग देखने के काबिल है कि उस बिल्डिंग के अंदर किस तरह कमरों के अंदर से कमरे अजीब जैसे होते हैं, किसी सेल की सूरत हाल होती है, किसी खुफिया तंजीम का किसी हेडक्वार्टर। खुफिया तंजीम का हेडक्वार्टर, फ्री मैसेज का। और वो पूरे को दिखाया कि हाँ क्या करते थे, क्या चीज थी, किस तरह ऑर्गेनाइज करते थे। बाकायदा उस नॉन पॉलिटिकल इस्लाम को बुनियादी तौर पे सेकुलर पॉलिटिकल इस्लाम बना के अच्छा, उनकी मुतवाजी हुकूमत भी थी, हर दारुल हुकूमत के अंदर उनका अपना एक जी, यहाँ पर भी हमारा रूमी फाउंडेशन के नाम से वो काम कर रहा था। मैं साउथ अफ्रीका जब गया हूँ तो साउथ अफ्रीका में इनके जो यहाँ का जो हमारा था ना वो लड़का जो अपना इस्लामाबाद में पाक तो स्कूल का हेड था, बड़ा मशहूर, अभी नाम जा, तुर्गत में साउथ अफ्रीका में मिला, और उन्होंने वहां बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट और तुर्क बाजार और ये बनाया हुआ था। मैंने कहा तुम क्या क्या कर रहे हो? उसने कहा पॉलिटिकल इस्लाम जो इसको। अच्छा, लेकिन आज तुर्की, आज का तुर्की उसका कैसा मना रहे है, हैं। आज दिन कैसे मनाया जा रहा है, तुर्की अवाम इस बारे में क्या सोचती हैं? हमें इस्तांबुल से ज्वाइन किया है जो तुर्की का सरकारी टीवी है TRT वर्ल्ड, उसके सीनियर साहब जिन्होंने अर्तगल भी उन्होंने दिखाया, लेकिन ये TRT न्यूज के हैं फैसल अजीज खान, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी रहे हैं कराची के अंदर, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। फैसल साहब ये बताइएगा कि आज क्या माहौल देख रहे हैं आप तुर्की के अंदर? आप तो ज़ाहिर इस्तांबुल के अंदर हैं, आज उस दिन की याद मनाई जा रही है, और मुझे याद है कि जब ये कू हुआ था उस वक्त भी आप इस्तांबुल में थे और TRT वर्ल्ड में थे, और जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त फौज आपके टीवी के अंदर दाखिल हो रही थी और आपने कहा बस चुप कर जाएं, काम हो गया, कू हो गया, और कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। तो आज 4 साल उस वाक़े को मुकम्मल हो गए हैं, तो आज जो है किस तरीके से तुर्की के अवाम इस दिन को मना रहे हैं? देखिए, इस दिन को ऐसे मनाया जाता है जैसे आप समझ लें कि हमारे यहाँ 23 मार्च या 14 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, आप अगर बाहर निकलें आपको तुर्क झंडे नजर आएंगे, आपको जो है जगह जगह रैलीज भी हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ये जो सुल्तान अहमद का एरिया है जहाँ पे आया सूफिया और ब्लू मॉस्क, उसके बाहर एक तकरीब हो रही थी, और जगह जगह आपको मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक हॉलीडे भी, अब तो यहाँ उन्होंने दिन को ही जो है डेमोक्रेसी और नेशनल यूनिटी डे का नाम दे दिया है, तो पब्लिक हॉलीडे भी है, लोग इसको मनाते हैं। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सदर अर्दवान के मुखालिफ हैं, सख्त मुखालिफ भी हैं, वो भी इस बगावत के खिलाफ थे, और उस दिन जो लोग बाहर आज से 4 साल पहले निकले थे वो सब उसके खिलाफ थे। तो इसमें जो नेशनल यूनिटी डे इसको ये कहते हैं कि इस चीज पे हर कोई मुत्तफिक है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे अर्दवान के हिमायती हो, सदर अर्दवान के, कोई भी फौजी कू मजीद अब या फौजी बगावत नहीं चाहता यहाँ पे, और इसीलिए सबने मिलकर इसको दिफा भी किया था। और पहली दफा तुर्की में काफी दफा फौजी बगावतें हो चुकी हैं, लेकिन पहली दफा यह था कि 250 से ज्यादा लोग भी मारे गए थे। तो इस मामले में सब मुत्तफिक हैं। और जैसे और यह सब अभी फतेहुल्लाह गुलन का और फेटो जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जिक्र करते हैं, उसके मामले में भी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, चाहे वो CHP जो उनकी जिसको कहना चाहिए लिबरल पार्टी है तुर्क साहब की, वो सब इस पे मुत्तफिक हैं। तो इस दिन को एक नेशनल यूनिटी डे के हवाले से मनाया जाता है, जिसमें हर लिहाज से सब जगह, और उसकी निशानियां जो कू की हैं वो आज भी, मतलब अगर आप देखें, अगर आप इंटरेस्टिंग जैसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मज़ार है यहाँ पे, आप उसके बाहर जाएं तो एक गाड़ी उन्होंने फ्रेम, बड़ी मतलब मॉडल, वो जो गाड़ी जिसके ऊपर से टैंक गुजार दिया गया था, वो गाड़ी अब बेसिकली वो शीशे की उन्होंने बाउंड्रीज बना के, वो फ्रेम तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहरहाल वो गाड़ी वहां मौजूद है। तो वो यादगार, जगह जगह उसकी यादगार बनाएंगे। तो ये दिन उनके लिए एक रिमाइंडर भी है, एक यूनिटी का दिन भी है, और उसको जैसे हम यौम आज़ादी मनाते हैं, समझ लें उस किस्म के तरीके से ही मनाया जाता है ये दिन यहाँ पे। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि उसके बाद में कुछ अर्से बाद जब मैं गया था तो एक तबका ये भी था कि वो समझते थे कि ये हमने आज़ाद बना तो लिया है, तो एर्दोगान जो है वो बेसिकली तुर्क ये कहते हैं कि ये सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद, और उसके अंदर से उस जमहूरियत के अंदर से सुल्तानी जो है वो फैसल साहब सरकारी टीवी में काम करते हैं। फिर भी मैं थोड़ा इस पे कर दूंगा। देखिए, ये इल्जाम जरूर लगाया जाता है सदर अर्दोगान को। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो अपने आप को, अगर आप देखें अभी जो रिसेंट पिछले जुमे को जो आया सूफिया वाला भी जो फैसला हुआ है, तो वो सल्तनत उस्मानिया उनके लिए मॉडल है। उनके लिए मॉडल तुर्क का तुर्की, सेकुलर तुर्की नहीं है, उनके लिए मॉडल वही मॉडल है जो कि सल्तनत उस्मानिया का, या जो फातिह सुल्तान महमद का जो मॉडल पहली बार हुआ है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, जो मैं आज भी सुन रहा था फुरकान साहब की एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि जो CHP है, जो अपोजिशन जो है सेकुलर जमात है, वो भी आया सूफिया के मामले पर अर्दवान के साथ खड़ी है। देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इनसे सीखने वाली बात है, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट कौम है, ये बड़ी एक प्राउड नेशन है, इनकी बड़ी एक हिस्ट्री है।
جہاں ان کی بات سوورنٹی پہ آ جاتی ہے. الٹرا نیشنلزم میں سب سے بڑی بات یہ ہے اپنا کہ وہ الٹرا نیشنلزم ٹرکی جو ہے وہ اسلام کو خارج کر کے نہیں آتا. یہ بہت کمال کی بات ہے. جی ہاں, آپ جیسے میں آپ کو مثال دوں, یہ جب اردوان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ بھائی کسی کو پسند آتا ہے آیا صوفیہ والا فیصلہ, کسی کو نہیں آتا, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, یہ ہمارا سوورن ڈیسیجن ہے. اور اسی وجہ سے چاہے اپوزیشن ہو چاہے کچھ ہو, ہر کوئی اس کو, بلکہ مجھے تو بعض اوقات اخبار پڑھ کے اور سوشل میڈیا پڑھ کے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں زیادہ مسئلہ ہوا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ دیکھیں صرف پاکستان, میں دیکھوں پاکستان کے پیٹ میں بڑوڑ جو ہے نا صرف سیکولرز کے اور بھی پاکستان کے سیکولرز کے اٹھ رہا ہے. آپ اندازہ کریں دنیا کے کسی چرچ نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ جناب آپ نے اس کو بنا لیا. دنیا کے نہ آرتھوڈاکس چرچ نے کہا, نہ ویٹیکن سٹی نے کہا, نہ کسی اور نے کوئی احتجاج کیا. یہ صرف چونکہ ترک نے اس کو میوزیم بنایا تھا اس لیے پیٹ میں مڑوڑ جو ہے وہ سیکولر کے اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. دوسرا ایک بڑی اہم بات جو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا, وہ یہ کہتے ہیں جی چرچ کو بنا دیا, مسجد بنا دیا. یہ چرچ کو نہیں, سب سے پہلے تو یہ میوزیم کو بنایا گیا. دوسری بات یہ کہ چرچ نہیں تھا, یہ ان کا سینٹر آف پاور تھا. یہ بڑی سمبولک اس کی ویلیو تھی. یہ خالی سے لے کر سارا کچھ وہاں ہوتا تھا. جی یہ ڈسکس کر چکا ہے بڑا تفصیلی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے اس سے پہلے یہ گریک اور جو تھے نا چرچ, وہ اس کی زمین تھی, اس کو قبضہ کر کے اس کو گرا کے اور اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے اس کے بعد یہ جو آرتھوڈاکس چرچ یا بازنطینین جو قائم کیا گیا تھا, تو اس کو یونانیوں کو نہیں گنتے. اب تاریخ میں گھسو گے تو پھر بہت کچھ پتہ چلے گا. ہاں جی, اسی لیے یہ جو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت سکو ہوئی تھی اس میں تو مین فوکس تو انقرہ تھا اور کسی حد تک استنبول. اس کے علاوہ تو میرے خیال ہے کسی جگہ اس کے ایسے افیکٹ ہوتا ہے, جیسے یہ شام کے قریب جو علاقے ہیں جیسے ہتائی اور اس کے بعد یہ جو کونیا یہ علاقہ, وہاں پہ بھی فوج کا کچھ اثر ہوا تھا یا صرف یہی دو شہروں میں ہوا تھا؟ دیکھیں اصل جو جہاز وغیرہ بھی جو F-16 یا جو کیونکہ اس میں ایئر فورس کا بڑا رول تھا, وہ انجرلیک ایئر بیس جو کہ نیٹو کا ایئر بیس بھی ہے, وہاں ایک بڑا اہم رول obviously وہ بڑا انوالو تھا. لیکن ان کا پلان تو بہت زیادہ جگہوں پہ کرنے کا تھا, لیکن ظاہر پارلیمنٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. پھر صدر اردوان جو ہے وہ اس وقت چھٹی پہ تھے, تعطیل پہ گئے ہوئے تھے, ایک ہوٹل میں تھے مطلب بیچ ریزورٹ پہ, اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. لیکن کچھ منٹ کے فاصلے سے ہی اردوان صاحب وہاں سے نکل گئے تھے تو محفوظ رہے تھے. تو ان کا ارادہ تو بہت سارے شہروں کو ٹارگٹ کرنے کا تھا, لیکن یہ زیادہ بڑی کاروائی کہیں پہ کر نہیں پائے. ظاہر انقرہ استنبول میں زیادہ ہوا تھا, جو زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئیں وہ استنبول اور انقرہ میں ہی ہوئی, استنبول میں خاص طور پہ. تو ٹارگٹ ان کا, اور اگر استنبول اور انقرہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, بیسیکلی کر لیا ہوتا, تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی. ایک اور چیز ہے کہ تقریباً بہت ساری گرفتاریاں ہوئی تھیں, مطلب 4-5 ہزار فوج کے اندر سے بھی گرفتاریاں ہوئی تھیں. اور اس کے بعد پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ تھے, مثلا کوئٹہ سے, لاہور سے بھی ایک صاحب کو اٹھا کے لے گئے تھے, وہ جو لوگ یہاں پر ان کے فتح گولن کے آرگنائزیشن کے تھے یا فوج کے تھے. یہ بتائیے ان کی سزاؤں کا کیا ہوا, فوج میں کتنی لوگوں کو سزا ہوئی؟ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں سزائیں ہوئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چھوڑا بھی گیا ہے. ان پہ کیسز ضرور چلے تھے, عدالتوں میں کیسز چلے ہیں, اور ان میں جرنیلوں کو بھی سزا ہوئی ہے. اور یہ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ کہ اگر آپ ابھی بھی پچھلے کچھ دنوں کی خبریں بھی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ آپریشن ابھی جاری ہے, ابھی بھی درجنوں کے حساب سے فیٹو کے لوگ ملک میں بھی اور ملک کے باہر سے بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو ابھی خاتمہ نہیں ہوا. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ان کا دفتر دیکھا, کچھ عرصہ پہلے ہماری تفصیلی اس پہ بڑی کچھ حکومتی سطح پہ لوگوں سے بات ہوئی تھی. وہ ایک پراپر انٹیلیجنس نیٹ ورک جیسے دنیا کی کوئی بڑی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کام کرتی ہے. میں دیکھا استنبول میں دیکھا, ہر شہر کیا ہر جگہ ان کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے بھی, اور اس میں جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں ابھی بھی ان کا خاتمہ ہوا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی کمر توڑی گئی ہے, کمزور ضرور ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی پینیٹریشن ہر جگہ اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے موجود ہیں ابھی بھی. پینسلوینیا میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جو ہیں فتح اللہ گولن جو ہے, تو اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اردگان نے جو امریکہ سے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے اور امریکہ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, تو کوئی اس کے اوپر ترکی کا سٹانس امریکہ کے ساتھ کیا ہے, کچھ اس پہ بھی اگر بتا دیتے ذرا. ٹرکی کا سٹانس بالکل اس پہ کلیئر ہے کہ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے, ترکی بھیجا جائے. یہ ٹرکی اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے, نہ کوئی آنے کی امید ہے. لیکن بہرحال امریکہ اس پہ ابھی راضی نہیں ہو رہا, اور مستقبل میں قریب میں راضی ہوتا لگ بھی رہا. ظاہر ہے وہ اس کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کریں گے, کوئی بھی چیز اگر پرابلم ٹرکی اور اس کے درمیان ہوتی ہیں تو وہ, لیکن اس پہ ٹرکی کا سٹانس بالکل چینج نہیں ہوا, نہ اس کا کوئی چینج ہونے کا ہے. اور یہ ایک بڑا جو ان کے تعلقات اوپر نیچے پچھلے کچھ سالوں میں اور کچھ مہینوں میں ہوتے رہے, لیکن یہ چیز موجود ہے. اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, یہ 19-20 ان کے معاملات میں چلتی رہے گی. سب سے اہم مسئلہ, اور وہاں پہ نہ صرف فتح اللہ گولن خود, بلکہ جو سکولز کا ایک نیٹ ورک پورا پھیلا ہوا ہے, فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, وہ بڑی ایک, اور یہ اس معاملے میں امریکہ اور ترکی کے معاملات
कशीदा भी रहेंगे और इनमें ताल्लुकात जब तक नहीं ये मामला सेटल हो जाएगा प्रॉब्लम्स रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया चलिए, जनाब, बहुत शुक्रिया। फैसल ने बड़ी देखिए तफसील मैं से- आपको बताऊं कि मैंने उनके जो ऑर्गेनाइजेशन देखी है, देख आप अंदाजा करें, ये फतेह गुलर जो समझे से हमारे यहाँ गांधी साहब अपनी नॉन पॉलिटिकल इस्लाम जो समझते हैं कि हम आगे, अब उसको देखिए कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि उन्होंने स्कूल का एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क के अंदर रखा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह के स्कूल, पाक तुर्क स्कूल जो है ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई एक ईटन बना दिया या आपने एचिसन बना दिया या आपने कोई और बना दिया, उसके अंदर कतई एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाया जाए जो किसी तौर पर भी वेस्टर्न वैल्यूज के खिलाफ न जाए। हाँ, कुरान उसको आता हो, सही नात वो पढ़ती हो, दुरूद सलाम पढ़ती हो, लेकिन तागूत को चैलेंज करने वाला जो इस्लाम का तस्वर है ना, वो मैं यकफुर बित्तागूत व यौमन बिल्लाह, वो तस्वर ना आए। और तागूत बुनियादी तौर पर तो आज अमरीका है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी को हम लें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आप खुद सोचें, मैं कभी कभी सोचता हूं कि सिर्फ ये 3-4 हदीसें ईमान के लाने के लिए काफी हैं कि आप 2-2.5 हज़ार लोगों के दरमियान बैठ के कह रहे हैं, बल्कि 2-2.5 हज़ार भी नहीं, 90-91 बंदे टोटल थे जब मदीना पहुंचे, कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसर कसरा का कंगन देख रहा हूं कि तो तुम पूरी सिविलाइजेशन तबाह कर दोगे, तुम कस्तुनतुनिया फतह कर लोगे। ये ऐसे ही है ना कि मैं उस्मान साहब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवामों को कहूं खड़े होके कि एक दिन हम अमेरिका फतह कर लेंगे, एक दिन हम रूस फतह कर लेंगे, तो कहेंगे पागल आदमी, क्या अजीब आदमी है, पाकिस्तान के औकात देखो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि तुम 2 आलमी ताकतों को फतह करोगे, तो मतलब है कि तागूत के खिलाफ खड़ा किया। तो फतेह गोलन की ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके साथ आप अंदाजा करें उस्मान साहब के ये दीवार से पता नहीं चलता कि इस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी नेटवर्क है, लेकिन उस दीवार का वो बटन से बिल्कुल जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता है ना, उसने बटन दबाया, वो जो फेटो ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल में आवाज, और यूं उसका दरवाजा खुला और पीछे ये उसके पास जिस तरह के वो रूम्स थे, जिस तरह उसका नेटवर्क था, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, आज भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, पेनिट्रेशन बहुत है। पेनिट्रेशन मौजूद हर है, शोबे में। हर शोबे के अंदर मौजूद है, और उसके इसीलिए तो फौज उनके साथ थी। अच्छा, दूसरा ये था कि आज भी कर्दगान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जो आइन के पहले 4 आर्टिकल हैं उनको तब्दील नहीं कर सका। आइन के पहले 4 आर्टिकल में से चौथा में आर्टिकल ये है कि तुर्की जो है इट विल रिमेन एज ए सेकुलर कंट्री, और ये अतातुर्क ने खास तौर पे ये बीज जो था उसके अंदर बोया था, और उस बीज का फल है जो कि इतना अरसा लोग खाते रहे हैं। अतातुर्क ने 2 चीजों का इस्तेमाल किया, एक तो उसने जो है अल्ट्रा नेशनलिज्म जो उन्होंने बात की है बड़ी जबरदस्त, कि तुर्की के जो तुर्क कौम का नेशनलिज्म है उसको, अब तुर्क कौम का जो नेशनलिज्म है बड़ा कमाल है। ये कहते हैं कि हम मंगोलों से इसलिए अलहदा हैं क्योंकि बेसिकली तो चचा भतीजे है ना, मंगोलों से एक ही खानदान है, टर्किक नस्ल जो है एक ही, आगोज। हाँ जी हाँ, इसलिए अलहदा है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते। इसलिए आप देखें कि अर्तुगल के पूरे ड्रामे के अंदर उसके अंदर सिर्फ एक होता है कि हमने दीन को नाफिज करना, दीन को नाफिज करना, हमने दीन को इस कायम करना, परचम को पूरी दुनिया पे इस लहराना। परचम को पूरी दुनिया पर लहराना है। क्यों? हम दीन ने इस्लाम के इसीलिए तो उन्होंने अपने चचादार मंगोलों से भी लड़ाई की, और ये जितने ईसाई थे ये भी तो उनके रिश्तेदार थे ना, ये कौन से आसमान से उतर के आ गए थे, इनको भी उनके साथ। तो असल में अर्तगान ने उस खिलाफत उस्मानिया को अंदर से, रसूल अकरम के हदीस सुना के आ रही है अपना क्या नाम है, ब्रेक का वक्त आ रहा है, तो उन्होंने अत्र को मतरा का मतरक, कि तुम कभी भी इनको तुर्कों के बारे में इनको छेड़ना मत जब तक तुम्हें न छेड़े, क्योंकि एक परचम एक दिन इनके हाथ में आना था, और ये हदीस है जिससे आगे जो है चलती है। चलें जी, और ये सब देखते हैं कि तुर्की की कौम जो है किस तरीके से खुशहाली के मनाजिर तय करती है, और आज का दिन ज़रा इसके मनाजिर कल भी हम दिखाएंगे आपको। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और एक नई कंट्रोवर्सी जो राम की जन्मभूमि के हवाले से भारत के अंदर पैदा हुई है उस पर करेंगे बात।